देखिए यहाँ पर क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 10 है। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 10 देखिए यहाँ पर चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत। आपके यहाँ पर देखिए ये न्यू एंड डिवाइडेड नेशन की बात यहाँ पर की गई है। ये न्यू एंड डिवाइडेड नेशन मतलब क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये न्यू एंड डिवाइडेड नेशन एक नया और खंडित राष्ट्र, एक नया और खंडित राष्ट्र या विभाजित राष्ट्र की बात यहाँ पर करते हैं। When India became independent in August 1947, it faced a series of very great challenges as a result of partition. 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. These people had to be found homes and jobs. Then there was the problem of the princely estates. Almost 500 of them, each ruled by a Maharaja or a Nawab, each of whom had to be persuaded to join the new nation. The problems of the refugees and of the princely estates had to be addressed immediately. In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population. देखिए यहाँ पर जो कहा गया, इस बात को समझिए। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के रहने का इंतजाम करना और रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या, तकरीबन 500 रियासत राजाओं या नवाबों के शासन में चल रहे थे। इन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर जो खास चीज़ आपके यहाँ एक इमेज भी यहाँ पर शो किया गया है। अब यहाँ देखिए क्या कि एक इमेज यहाँ पर आपको शो किया गया है। उसके यहाँ देखिए क्या कि देखिए व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, it faced a series of very great challenges. यहाँ देखिए it faced a series of very great challenges as a result of partition. 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. These people had to be, देखिए दीज पीपुल यहाँ जो कहा गया दीज पीपुल, देखिए दीज पीपुल हैड टू बी, यहाँ देखिए दीज पीपुल, इसमें जो कहा गया दीज पीपुल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स। देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली estates. Almost 500 of them, each ruled by a Maharaja or a Nawab, each of whom had to be persuaded to join the new nation. The problems of the refugees and of the princely estates had to be addressed immediately. In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population. अब आगे यहाँ पे आगे यहाँ पे आपको कहा गया। अब आगे हम देखिए कि एक महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधीज एसेज, देखिए महात्मा गांधीज एसेज बीइंग इमर्सेड, यानी कि क्या कि महात्मा गांधीज एसेज बीइंग इमर्सेड इन इलाहाबाद फरवरी 1948। अब यहाँ पे क्या कि इलाहाबाद महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन 9 फरवरी 1948 के यहाँ इमेज आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कि लेस देन 6 months after independence, the nation was in mourning on 13 January 1948. Mahatma Gandhi was assassinated by a fanatic, Nathuram Godse, because they disagreed with the Gandhi's conviction that Hindus and Muslims should be live together in harmony. That evening, a stern nation heard Jawaharlal Nehru's moving statement over all India radio. Friends and comrades, the light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. Our beloved leader, the father of the nation, is no more.
देखिए, अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गए। 30 जून 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के-बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्ती साथी हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब हम नहीं रहे। सच हम देखिए क्या कि एक एक्टिविटी की बात आपको यहाँ पर की गई, एक्टिविटी की बात हम यहाँ पर की गई है। इमेजिन दैट यू आर ए ब्रिटिश administrator leaving India in 1947. You are writing a letter home where you discuss what is likely to happen to India without the British. What would be your views about the future of India? कल्पना कीजिए कि आप 1927 में भारत से जाने वाले एक ब्रिटिश अफसर हैं। उसी समय आप अपने घर वालों के नाम खत लिखते हैं जिसमें आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेजों की अनुपस्थिति में भारत का क्या होगा, भारत के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय होगी। अब आगे देखिए इंडियाज यहाँ पे जो आपको कहा गया देखिए इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज यहाँ पे देखिए क्या इंडियाज पॉपुलेशन यहाँ पे जो कहा उसको देखिए सबसे पहले इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज ऑलमोस्ट 345 मिलियन. इट वाज आल्सो डिवाइडेड. देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, बिटवीन द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु practiced other faiths. The citizens of this vast land spoke many different languages, wore many different kinds of dress, ate different kinds of food, and practiced different kind of profession and different professions. How could they be made to? How could they made to live together in one nation states? देखिए यहाँ मुझे आपको कहा गया क्या कि 1927 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी। भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। ये आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहु हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते, उनके पहनावे में भारी फर्क था, उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधताएं थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था। अब टू द प्रॉब्लम देखिए to the problem of unity was added the problem of development. At independence, the vast majority of Indians live in the village. Farmers and peasants depended on the monsoon for their survival. So did the non-farm sector of the rural economy. For if the crops failed, barbers, carpenters, weavers, and other services group would not get paid for their services either. In the cities, factory workers lived in crowded slums with little access to education or health care. Clearly, the new nation had to lift its masses out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new jobs, creating industries. अब एकता के साथ देखिए यहाँ पर क्या एकता की समस्या के साथ विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए संघर्ष आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगर की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्ती में रहते थे जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। देखिए इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के न केवल खेती उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। अब आगे आप देखें क्या है कि इसमें जो खास बात आपको कहा गया देखिए यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। इफ द डिविजन्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट। हाई कास्ट फाइटिंग विथ लो कास्ट, हिंदूज विथ मुस्लिम एंड सो ऑन। एट द सेम टाइम, इफ द fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create fresh divisions. For example, between the rich and the poor, between cities and the countryside, between regions of India that were prosperous and regions that lagged behind. यूनिटी एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया क्या एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था।
एकता, यहाँ देखिए क्या एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर ना किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकराव का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। अब आगे हम देखिए क्या कि एक खास बात का एक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन। इसके बाद आपको आगे देखिए यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू हो जो देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, यहाँ जो आपको कहा गया देखिए यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, एक नए संविधान की रचना। यहाँ आप देखिए बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 सम 300 इंडियंस हैड ए सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, but the participants came from all over India and from different political parties. This discussion resulted in the forming of Indian Constitution, which came into effect on 26 January 1950. One feature of the Constitution was its adoption of universal adult franchise. All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national elections. This was a revolutionary step, for never before had Indians been allowed to choose their own leaders. In other countries such as the United Kingdoms and यूनाइटेड किंगडम्स, देखिए यहाँ पर क्या यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस देखिए दिस राइट यहाँ पर क्या कि दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेट्स। फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट, देन मैन हु वर एजुकेटेड वर आल्सो एडेड ऑन, वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट ओनली आफ्टर a long struggle. Finally, after a bitter struggle of their own, American and British women were granted the vote. On the other hand, soon after independence, India chose to grant this right to all its citizens regardless of gender, class और education. अब एक खास देखिए नई संविधान रचना की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। देखिए दिसंबर 1946 से देखिए दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश की राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए हमारे संविधान की खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों में ही दिया गया था। ये वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वो भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को अधिकार दिया जाएगा, कि भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। अब यहाँ देखो क्या कि एक खास बात हम जो कहा उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। ए सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ग्रांटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन एफिलिएशन। देखिए यहाँ पर क्या देयर वर सम इंडियंस हु विश दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स एंड दैट
एंड दैट यहाँ पे क्या एंड दैट इंडिया itself be run as a Hindu state. They pointed to the example of Pakistan, a country created explicitly देखिए यहाँ पर क्या explicitly to protect and further the interest of a particular religious community. The Muslim, however, the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that India could not and must not become a Hindu Pakistan. अब देखिए संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों धर्म या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। ना ही बनना चाहिए। अब आगे देखिए क्या है कि बी साइड्स देखिए यहाँ पर क्या कि बी साइड्स यहाँ देखिए बी साइड मुस्लिम इंडिया आल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स एंड क्रिश्चियन हैज वेल हैज मैनी पार्सिस एंड जैन्स। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव देखिए यहाँ पर क्या दे वुड हैव द सेम राइट्स हैज हिंदू, द सेम अपॉर्चुनिटी देखो यहाँ पर द सेम अपॉर्चुनिटीज the same opportunities when it came to seeking jobs in government or the private sector, the same rights before the law। यहाँ देखिए इसमें खास बात जो आपको कहा गया, जो आपको यहाँ पर कहा देखिए मुसलमानों के अलावा यहाँ देखिए मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा फारसी जैन अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए थे जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदाय के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। अब आगे ए थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that it offered a special privilege for the poorest and most disadvantaged Indians. The practice of untouchability described as a slur and a blot on the fair name of India was abolished. Hindu temples previously open to only the higher caste were thrown open to all, including the former untouchables. After a long debate, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislature as well as jobs in government be reserved for members of the lowest caste. It had been argued by some that untouchable or as they were non-Harijan candidates did not have good enough grades to get into the prestigious Indian Administrative Service (IAS). But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar, argued it was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said, यहाँ पर देखिए क्या कि we were suppressed for thousands of years. You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and not even our hearts work and nor are we able to march forward। अब एक खास बात जो हम देखने को मिला देखिए यहाँ पर जो कहा गया along with the former untouchables, यहाँ देखिए along with the former untouchables the Adivasis, देखो the Adivasis or Sidwals tribes were also granted reservation in seats and jobs like the Sidwals, like the Sidwal caste. These Indians too had been deprived and discriminated against. The tribals had been deprived of modern health care and education, while their lands and forests had been taken away by more powerful outsiders. The new privilege granted them by the Constitution were meant to make amends for this।
देखो यहाँ पर क्या है कि मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई, मुसलमानों के अलावा मुसलमानों के देखो यहाँ पर क्या है कि ये मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा फारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों का भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून के से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदाय के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया आगे, देखिए संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि कि सबसे वंचित तबकों को विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने और भारत के सम्मान को कलंकित करने और छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिर में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था। हालांकि अब ये मंदिर में देखिए अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका को सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निश्चित जाति के सदस्यों के आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा का सदस्य एच जे खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता, देखिए हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था कि हजारों साल तक, देखिए यहाँ पर कि हजारों साल तक दबा कर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हम में इस कदर दबाया है कि अब ना केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारे हृदय भी काम नहीं करता है और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। देखिए भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासी अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षाओं से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो अधिकार मिले उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। अब यहाँ देखिए जो आपको देखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट मेनी डेज डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सम मेंबर्स थॉट दैट द सेंट्रल इंटरेस्ट शुड बी foremost. Only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for well-being of the country as a whole. Other members felt that the province should have greater autonomy and freedom. A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi, and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. A member from Madras insisted that initial responsibility for the well-being of the people of the province should rest with the provincial government. अब यहाँ आगे आपको जो कहा गया संविधान सभा के देखिए संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि अधिक केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति को सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। अब कई अन्य सदस्यों को मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक अन्य सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए क्या यहाँ देखिए मद्रास एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। देखिए मद्रास के यहाँ पे क्या कि मद्रास एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए था। लेकिन इन मतभेदों को दूर करने के संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में आपको कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि रखा गया। ये ऐसे विषय जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषय को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। यहाँ पर क्या कि वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड राइट्स की बात की, हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देना चाहिए।
देखिए वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड राइट्स, अब हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। देखिए यहाँ पर नेहरू रॉट इन ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देखिए वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी, और देखिए वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु हैज़, देखिए क्या कि हु हैज़, देखिए वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे कैन नॉट इवन इफ दे वांट go anywhere else. That is a basic fact that about which there can be no argument, whatever the provocation from Pakistan and whatever the indigenities and horrors inflicted on the non-Muslim there. We have got to deal with its minority in a civilized manner. We must give them security and the rights of citizens in a democratic state. देखिए हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। यहाँ पर जो कहा गया, देखिए मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था कि हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में हमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हो, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सब ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। अब एक एक्टिविटी की बात की गई, देखिए यहाँ एक्टिविटी के इमेजिन एक कन्वर्सेशन बिटवीन ए फादर एंड सन और इन ए मुस्लिम फैमिली आफ्टर पार्टीशन। द सन थिंक्स इट वुड बी वाइजर फॉर देम टू मूव पाकिस्तान व्हाइल द फादर बिलीव्स दैट दे शुड कंटिन्यू टू लिव इन इंडिया। टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चैप्टर सो फार एंड 11 एक्ट आउट व्हाट इज वुड से। अब यहाँ देखिए क्या कि एक यहाँ पर खास बात जो देखिए कि एक मुस्लिम परिवार, यहाँ देखिए एक मुस्लिम परिवार में बाप बेटे के बीच हो रही बातचीत की कल्पना कीजिए। बेटा मानता है कि विभाजन के बाद परिवार को पाकिस्तान से जाना चाहिए, जबकि पिता का विश्वास है कि उन्हें भारत में रहना चाहिए। इस अध्याय में ही दी गई सूचनाओं के आधार पर अभिनय करके बताइए कि दोनों के तर्क क्या होंगे। अब आगे हम देखिए एक जो खास बात आपके यहाँ पर है उसको देखिए यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया है। उस इमेज को यहाँ पर देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 to 1956 रिस्पेक्टफुली referred to as Baba Saheb, belonged to a Marathi speaking Dalit family, a lawyer and an economist. He is best known as a revered leader of the and the father of Indian Constitution. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जीवन का 1891 से 1956 ईस्वी तक को प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और शास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता था। देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन साउट टू बैलेंस दिस competing claims by providing 3 lists of subject, a union list with subjects such as tax, defense and foreign affairs, which would be the exclusive responsibility of the center, a state list of subjects such as education and health। देखिए यहाँ पर विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट, ए concurrent list under which would come subject such as forest and agriculture, in which the center and the states would have joint responsibility। देखिए यहाँ पर इन मतभेदों को दूर करने के संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। संवर्धित सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषय को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। देखिए आगे देखिए आगे क्या अनदर मेजर another major debate in the Constituent Assembly concerned language. Many members believed that the English language should leave India with the British rulers. Its place they argued should be taken by Hindi. However, those who did not speak Hindi were a different opinion. Speaking in the assembly, T.T. Krishnamachari conveyed a right warning on behalf of people of the South, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them. A compromise was finally arrived at, namely that while Hindi would be the official language of India, English would be used in the courts, the service and communication between one state and another.
देखिए मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट परहैप्स द मोस्ट important role was played by Dr. B.R. Ambedkar, who was chairman of the drafting committee and under whose supervision the document was finalized. In this final speech to the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar pointed out that political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. देखिए गिविंग द यहाँ देखिए गिविंग द राइट टू वोट देखिए गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटी सच एज बिटवीन रिच एंड पुअर और बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट विथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देखिए विथ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड इंडिया वाज गोइंग टू इंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन in politics we will have equality and in social and economic life we will have equality. देखिए यहाँ पे जो ही सेड इंडिया वाज गोइंग टू इंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी इन पॉलिटिक्स देखिए यहाँ पे क्या इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू इन सोशल देखिए इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी सेल बाय रीजन देखिए वी सेल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। यहाँ देखिए क्या कि संविधान का रचना देखिए यहाँ पर क्या संविधान सभा में भाषा के सवाल पर तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को विदा कर दिया जाना चाहिए था। उनका कहना था अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए ट्रीटी कृष्णाचार्य ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माता हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि आयात और सेवाएं विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप कम नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत नए संविधान के साथ अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। अब इनसे देखिए यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक की बात आपको देखिए भाषा की बात समझते क्या है। देखिए लिंग्विस्टिक मतलब आपको रिलेटिंग टू लैंग्वेज मतलब क्या भाषा समझते इसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। फिर आपको आगे हम एक फिगर भी आपको दिया गया, इस फिगर को समझिए। देखिए पोटी सीतारामुलु द गांधीन लीडर हु डाइड फास्टिंग फॉर ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स। यहाँ जो आप देख रहे हैं क्या कि गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे यहाँ पर देखिए एक खास चीज़ आपको एक्टिविटी भी यहाँ पर डिस्कस की, उसको देखिए यहाँ पर 6 नंबर में। और यहाँ पर क्या इसमें आपको जो एक्टिविटी क्या कि डिस्कस इन योर क्लास वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टुडे ऑफ द डिसीजन टू कीप इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी को भारत की एक भाषा के रूप में बनाए रखने के फैसले के आज की तारीख में होने वाले एक फ़ायदे और एक नुकसान पर अपनी कक्षा में एक चर्चा कीजिए। फिर आपको आगे हम देखिए कहा गया क्या कि इसके बाद आपको आगे का जो वर्ड है वो आपको देखिए एक्टिविटी की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर जो एक खास बात आपको यहाँ पर की गई है उसको थोड़ा सा देखने का हम प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए इस नेक्स्ट जो आपको वर्ड देखिए वो आपको है क्या नेक्स्ट टॉपिक जो आप देखिए हाउ वर स्टेट टू बी फॉर्मेड। यहाँ देखिए क्या कि हाउ वर स्टेट टू बी फॉर्मेड मतलब ये हम कह सकते हैं कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो हाउ वर यहाँ पर जो आपको देखिए कहा कि हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्मेड मतलब राज्यों का गठन कैसे किया। देखिए बैक इन द 1920 डिकेड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रोमिस्ड दैट once the country on independence each major linguistic group would have its own province. However,
However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. For India had been divided on the basis of religion, despite the wishes and effort of Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but to two. As a result of partition of India, more than a billion people had been killed in riots between Hindus and Muslims. Could the country afford further division on the basis of language? Both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic state. After the partition, Nehru said disruptionist tendencies had come to the fore. To check them, and the nation had to be strong and united. Or, as Patel put it, the first and the last need of India at the present moment is that it should be made a nation. Everything which helps the growth of nationalism has to go forward, and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. We have देखिए यहाँ पर क्या we have applied देखिए we have applied this test to linguistic provinces also, and by this test, in our opinion, they cannot be supported. They cannot be supported. That यहाँ पर क्या कि that the Congress leaders देखिए क्या कि that the Congress leaders would not go back on their promise created great disappointment. The Kannada speaker, Malayalam speakers, the Marathi speakers had all looked forward to having their own state. The strongest protest, however, came from the Telugu speaking districts of what was the Madras Presidency when Nehru went to campaign there during the general election of 1952. He was met with black flags and slogans demanding "We want Andhra." In October of that year, a veteran Gandhian named Potti Siramallu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speakers. As the fast went on, it attracted much support. Hartals and bunds were observed in many towns. देखिए क्या 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक ही थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवी प्रवृत्तियां से उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा, हम इस समय देखिए यहाँ पे इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। देखिए हमने यही कसौटी भाषा प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है, और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस देखिए यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वादे से पीछे हटे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुए। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाया, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुल्लु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुल्लु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, इसमें आगे आपको यहाँ पर कहा देखिए ऑन 15 दिसंबर देखिए यहाँ पर क्या किया ऑन 15 दिसंबर 1952, 58 days into his fast, देखिए Potti Siramallu died. Has a newspaper put it, the news of the passing away of Siramallu and engulfed entire Andhra in chaos. The protests were so widespread and intense that the central government was forced to give in to the demand. Thus, on 1 October 1953, the new state of Andhra came into being, which subsequently became Andhra Pradesh.
देखिए क्या कि 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी सिरामल्लू का देहांत हो गया। जैसा कि अखबार ने लिखा था, मल्लू के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। यहाँ देखिए क्या ऑल्सो देखिए क्या कि आफ्टर द क्रिएशन, यहाँ पर क्या कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज आल्सो डिमांडेड देयर ऑन सेपरेट स्टेट्स। ए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956 recommending the redrawing of districts and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada, and Telugu speakers, respectively. The large Hindi-speaking region of North India was also to be broken up into several states. A little later, in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers in 1966. The state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana. The former for the Punjabi speakers who were also mostly Sikhs, the latter for the rest who spoke not Punjabi but versions of Haryanvi or Hindi. देखिए यहाँ पे जो कहा गया उसको देखिए क्या कि आंध्र की स्थापना की, देखिए आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जीरो और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांट कर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1986 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादा सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए है, ये यहाँ इमेज भी दिया गया। देखिए मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात यहाँ पर की गई है। जो आप रेड में देख रहे हो प्रिंसी स्टेट, और जो येलो में देख रहे हो आपको ब्रिटिश स्टेट्स आपको हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपको मैप ही दिया गया है। देखिए देखिए यहाँ पर एस्ट वाइल, इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए भाषा जो गठन का मैप है, क्या कि रियासत आपको ब्रिटिश भारत आपको हो गया। इसको देखिए क्या कि देखिए एस्ट वाइल, देखिए यहाँ पर क्या इसको कहते हैं एस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट, मतलब क्या हो गया कि भूतपूर्व रियासतें आपको हो गया, और अदर स्टेट मतलब आपको अन्य राज्य होगी। यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं, ए स्टेट सीज्ड, देखिए आप ए स्टेट सीज टू बी ए प्रिंसी स्टेट हैज एंड व्हेन इट्स प्रिंस एग्रीड टू मर्जर विद इंडिया और पाकिस्तान और वाज डिफीटेड, बट मैनी ऑफ दीज स्टेट्स वर रिटेन हैज इट administrative units until 31st October 1956. Hence the category erstwhile Prince State for the period 1947 to 1948, 31st October 1956। जब रियासत के शासकों भारत अथवा पाकिस्तान जोड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासन इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1927-28 से 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। अब आगे इंडियन स्टेट बिफोर 1 नवंबर 1956, एक एक्टिविटी यहाँ पर, एक मैप भी आपके यहाँ पर शो किया गया है। देखिए यहाँ पर एक हटाइए उसको, इतना इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर देखिए क्या कि द ब्रिज ऑन द महान, देखिए यहाँ पर एक खास बात यहाँ पर कहा उसको देखिए, ये ब्रिज की बात यहाँ पे देखिए, द ब्रिज यहाँ पे देखिए, द ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर ब्रिज एंड डैम्स बिकेम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। अब देखिए स्टेट राज्य की बात की गई। देखिए यहाँ पे स्टेट देखिए स्टेट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, नोट दैट यूज इन दिस सेंस द वर्ड डज नॉट रेफर टू द डिफरेंट स्टेट विच आर फाउंड इन ए कंट्री। सरकार संबंधित ध्यान देखिए राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों की प्रांतों से नहीं है। देखिए फिगर से वर्क गोइंग ऑन एट द गांधी सागर बांध, दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द 4 डैम्स बिल्ट ऑन द चंबर रिवर इन मध्य प्रदेश। इट वाज कंप्लीटेड इन 1960। गांधी सागर बांध पर चल रहा काम, देखिए मध्य प्रदेश से चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से पहला था। इसका निर्माण 1960 में आपको पूरा हुआ था। यहाँ पे आपको दिया गया है।
तो ये इमेज आपको यहाँ तक बांध के उसका देखिए यहाँ पर क्या है कि प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की है। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट मतलब विकास योजनाएं बनाना। आपको देखिए विकास की जो योजनाएं होती है उसको बनाने के यहाँ पर काम आपको है, विकास की योजनाएं बनाना। अब आगे देखिए यहाँ पर कि राज्य की बात है कि राज्य सरकार संबंधित ध्यान देखिए राज्य सबका यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों से या प्रांतों से नहीं है। तो सरकार संबंधित जो होता है उसको राज्य बोलते हैं। यहाँ पर राज्य शब्द का अर्थ देश या देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। इसके आपको यहाँ पर स्टेट है। तो स्टेट मतलब कंसर्नेड विद द गवर्नमेंट, नॉट दैट यूज इन दिस सेंस द वर्ड डज नॉट रेफर टू द डिफरेंट स्टेट्स विच आर फाउंड इन द कंट्री। अब देखिए प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट की बात की गई। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट की जो बात की उसको यहाँ पर देखिए। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट में जो आपके यहाँ पर कहा गया इसमें देखिए क्या देखिए लिफ्टिंग इंडियाज एंड इंडिया। देखिए यहाँ पर जो कहा गया लिफ्टिंग इंडियाज, देखिए यहाँ क्या कि लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग ए मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वर अमंग द देखिए क्या वर अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू नेशन इन 1950। द गवर्नमेंट सेट अप ए प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिजाइन एंड एक्सक्यूट suitable policies for economic development. Economic development. There was a broad agreement on what was called a mixed economic model. Here, both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. What especially these roles were to be, which industries should be initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between the different regions and states was to be defined by the planning commission. देखिए भारत और यहाँ पर क्या कि भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में देखिए 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उसको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्र और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अब आगे देखिए क्या कि इन 1956 देखिए इन 1956 द सेकेंड 5-year प्लान वाज फॉर्मुलेटेड। दिस फोकस्ड स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड द एफर्ट एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड। दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स। अब एक 1956 में क्या 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर जोर और अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण की कोशिश से अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के मुख्य बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुख्य विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। इसको देखिए क्या कि नेहरू ऑन द 5-year प्लान के बारे में हमको कुछ कहा गया। नेहरू ऑन 5 years प्लान को यहाँ पर देख लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार यहाँ पर देखिए। इसमें जो आपको कहा गया इसको था आप यहाँ पर देखने प्रयास कीजिए। इसमें जो आपको कहा है देखिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। of the planning process, he explained the ideas and purposes of planning in a series of letters he wrote to the chief ministers of the different states. In a letter of 22 December 1952, he said that he said that behind the first 5-year plan lies the conception of India's unity and of a mighty cooperative effort of all the peoples of India. We have to remember always that it is not merely the governmental machinery that counts in all this, but even more so enthusiasm and cooperation of the people. Our people must have the sense of a partnership in a mighty enterprise of being
देखिए hoping fellow travelers towards the next goal and that they and we have said before the plan may be and has to be based on the calculation of economists statistician and the like, but figures and statistics are very important as they are don't give a life to the schemes that देखिए that breath of the life comes अंदर देखिए यहाँ पर क्या that breath of the life comes in other ways and it is for us how now to make it and it is for us now to make this plan which is enshrined which is enshrined in cold print something living vital and dynamic which capture the imagination of the people। देखिए यहाँ पर आपको जब उसको समझने का प्रयास कीजिए इसमें जो आपको कहा गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना देखिए नेहरू योजना प्रक्रिया के भाई समर्थक तो उन्होंने विभिन्न और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे और अपने पन्नों में और अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की 22/1952 को एक पत्र में उन्होंने लिखा था। पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता बल्कि जनता का उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों के विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजनाएं बहुत सारे अर्थशास्त्रियों सांख्यिकी विशेषज्ञ और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन प्रदान नहीं करते। जीवन देखिए जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी जो योजना एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। देखिए अब एक फिगर भी आपको यहाँ पर शो किया है कि उस फिगर को आप यहाँ पर देखिए। फिगर आपको यहाँ पर क्या कि देखिए जवाहरलाल नेहरू एट द भिलाई स्टील प्लांट देखिए भिलाई देखिए यहाँ द भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन इन मिन्स्क रूस in 1959 located in the backward rural area of Chhattisgarh. It came to be seen as an important sign of the development of modern India after independence। देखिए आप भिलाई इस्पात संयंत्र का जवाहरलाल नेहरू में भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू भिलाई स्थित देखिए भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ के सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो खास चीज़ आपको देखिए सम फेल्ट यहाँ देखिए आपको क्या कि सम फेल्ट दैट इसमें थोड़ा सा देखिए इसमें आपको कहा गया कि देखिए सम फेल्ट दैट इट हैड पुट inadequate emphasis on agriculture, others argue that it had neglected primary education, still others believe that it had not taken account of the environmental implication of economics policies। As Mahatma Gandhi follower Miraben wrote in 1949, by science and machinery mankind may get huge returns for a time, but ultimately will come desolation। We have got to study nature's balance and develop our lives within our laws if we are to survive as a physically healthy and morally decent species। यानी कुछ लोग कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी के अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सब प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। अब की एक्टिविटी की बात की देखिए डिस्कस in your class whether Miraben was right in her view that science and machinery would create problems for human beings। You may like to think about examples of the effect of industrial pollution and deforestation on the world today। देखिए क्या मीरा बहन की यह सभ्यता सही थी कि विज्ञान और मशीनरी मानव सभ्यता की समस्याएं खड़ी कर देंगे? इस बात अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। इस चर्चा के लिए आप औद्योगिक प्रदूषण और जंगलों के विनाश से हमारी दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों जैसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। अब आगे हम देखिए जो कहा उसके बाद था आप यहाँ देखिए इसके बाद आपको आगे यहाँ पर क्या था सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आपको यहाँ पर देखिए। इंडिया गेन फ्रीडम सून आफ्टर द डिवास्टेशन देखिए आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। एट दैट टाइम ए न्यू इंटरनेशनल बॉडी द यूनाइटेड नेशन फॉर्मेड इन 1945 was in its infancy। The 1950 decades and 1960 decades saw the emergence of the Cold War, that is the power rivalries and ideological conflict between the USA and USSR मतलब अमेरिका और रूस। विथ यहाँ पर क्या कि with both countries creating military alliances। this was also देखिए यहाँ पर क्या कि this was also
यहाँ देखिए दिस वाज देखिए क्या कि दिस वाज ऑल्सो द पीरियड व्हेन colonial empires were collapsing and many countries were attaining independence. Prime Minister Jawaharlal Nehru, who was also the foreign minister of newly independent India, developed Free India's foreign policy. In this context, non-aligned formed the bedrock of this foreign policy. They led by statements from Egypt, Yugoslavia, Indonesia, Ghana, and India. The non-aligned movement means कि नाम NAM urged countries not to join either of the two major alliances, but this policy of staying away from alliances was not a matter of remaining isolated or neutral. देखिए the former means remaining aloof from world affairs, whereas non-aligned countries such as India played an active role in mediating between the American and the Soviet alliances. They tried to prevent war, often taking a humanitarian and more stand against war. However, for one reason or another, many non-aligned countries, including India, got involved in wars. By the 1970s decades, a large number of countries had joined the non-aligned movement. अभी हम देखिए कुछ खास बात जो आपको कहा गया था क्या कि एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह में हम देखिए जिस समय भारत को आज़ादी जिस समय भारत को आज़ादी जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में थी। 1950-1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हुई। अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव आपको गहरे होते गए। यहाँ के फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर है, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत से बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। इसके बाद आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या, इसके बाद आपको आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर क्या आगे देखिए क्या लीडर्स ऑफ फिगर 10 देखिए फिगर 10 में आपको यहाँ पर है फिगर 9 देखिए यहाँ पर क्या कि जवाहरलाल नेहरू एंड कृष्णा मेनन अराइविंग एट द यूनाइटेड नेशन। कृष्णा मेनन led the Indian delegation to the UN between 1952 and 1962 and argued for a policy of non-alignment। देखिए संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन 1952 से 1962 के संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और कूटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए है कि आगे आपके यहाँ पर है लीडर्स ऑफ यहाँ पे क्या देखिए फिगर 10 की भी बात आप यहाँ पर कर लेते हैं। फिगर 10 की भी बात आप यहाँ पर कर देखिए लीडर्स ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज मीट एट बांडंग इंडोनेशिया 1955। ओवर 29 इन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट पार्टिसिपेटेड इन दिस फेमस कॉन्फ्रेंस और टू डिस्कस हाउ अफ्रो एशियन नेशन कुड कंटिन्यूज टू अपोज कोलोनियलिज्म एंड वेस्टर्न डोमिनेशन। बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 में हुई। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं।
अब आगे हम देखिए जो खास बात आपके यहाँ पर कहा है उसको देखिए, द नेशन 60 ईयर्स, देखिए द नेशन 60 ईयर्स ऑन, द नेशन 60 ईयर्स ऑन, मतलब यहाँ पर देखिए क्या कि राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद क्या हुआ, द नेशन 60 ईयर्स ऑन, मतलब राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस हैज अ फ्री नेशन। हाउ वेल देखिए, हाउ वेल हैज द कंट्री डन इन दिस टाइम, देखिए एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट फुलफिल्ड the idea set out in its constitution, that India is still united and that it is still democratic, an achievement that we might just be proud of. Many foreign observers had felt that India could not survive as a single country, that it would break up into many parts with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own. Others believe that it would come under military rule. However, it has 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of state and local elections. There is a free press as well as an independent judiciary. Finally, the fact that people speak different language or practice different faiths has not come in the way of national unity. यहाँ देखिए क्या कि 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्श को किस हद तक साकार कर पाए। भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई है। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। देखिए हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। अब देखिए ऑन द यहाँ पे क्या कि ऑन द अदर हैंड डीप डिवीजन परसिस्ट। देखिए डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और द अनटचेबल्स और हैज दे आर नो रेफर टू द दलित्स फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर सोर्स, temples, parks and other public places, and despite the secular ideas enshrined in the constitution, there have been clashes between different religious groups in many states. Above all, has many observers have noted the gulf between the rich and the poor has grown over the years. Some parts, देखिए यहाँ पर क्या, some parts of India and some groups of Indians have benefited a great deal from economic development. They live in a large houses and dine in expensive restaurant, send their children to expensive private schools and take expensive foreign holidays. At the same time, many others continues to live below the poverty line, housed in urban slums or living in remote villages on lands that little they cannot afford to send their children to school. यहाँ पे एक खास बात जो कहा गया, जो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पर क्या कि इस बात को देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ बट इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स, जज बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन ए ग्रेट सक्सेस बट इट हैज़ नॉट बीन ए फेल्यूर आइदर। अब देखिए यहाँ पर क्या कि परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए संवैधानिक गारंटी के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अवदलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों अभी भी साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलिशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। सारी झुग्गी बस्ती या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते।
अब आगे हम देखिए क्या कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ है, लेकिन असली ज़िंदगी में लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। अब आगे एक इमेज आपके यहाँ पर शो किया, देखिए क्या कि यहाँ पर एक इमेज आपके यहाँ पर है। देखिए धारावाही इन बॉम्बे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम्स, नोटिस द हाई राइज बिल्डिंग इन द बैकग्राउंड। अब यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया, इसमें जो आपको कहा उसको देखिए क्या कि बम्बई स्थित धारावाहिक दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। और इसके इसके दूर वाले सिर्फ आप गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए है, देखिए आप एल्सवाइल, देखिए यहाँ पर क्या कि एल्सवाइल की बात करते हैं, अनंत की बात आप करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, श्रीलंका में आखिर क्या हुआ। अब हम देखिए श्रीलंका में आखिरकार क्या हुआ। इसमें थोड़ा सा ये देखिए क्या इन 1956 द स्टेट ऑफ इंडिया वर रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका देन सीलोन इंट्रोड्यूस एन एक्ट reorganized Sinhala as the sole official language of the country. This made Sinhala the medium of instruction in all states, in all state schools and colleges, in public examination and in all the courts. The new act was opposed by the Tamil speaking minority to who lived in the north of the island. When you deny me my language, so said one Tamil MP, you deny me everything. You are hoping for a divided Shillong. Warned another, adding, "Don't fear. I assure you that you will have a divided Ceylon." An opposition member himself, Sinha speaking, predicted that if the government did not change its mind and instead on the act being passed, two torn little bleeding states might yet arise out of one little state. देखिए यहाँ पे जो कहा गया, 1956 में जिस समय भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन की संसद ने कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परीक्षा और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सिलोन को बांटना चाहते हैं तो निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सिलोन नहीं मिलेगा। सीला भाषी देखिए एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती और इस कानून पर अड़ी रहती तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रक्त जनित देश भी पैदा हो सकते हैं। देखिए अब क्या कि पिछले कई दशकों यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ ए सिविल वार हैज रेज्ड इन श्रीलंका whose roots lie in the imposition of the Sihra language on the Tamil speaking minority and another South Asian country. Pakistan was divided into two when the Bengali speakers of the east felt that their language was being suppressed. By contrast, India has managed to survive as a single nation in part because the many regional languages were given freedom to flourish. Had Hindi been imposed on South India in the way that Urdu was imposed on East Pakistan or Sihra on northern or Sri Lanka, India too might have seen civil war and fragmentation. Contrary to the fears of Jawaharlal Nehru and Sardar Patel, linguistic states have not threatened the unity of India. Rather they have depended this unity. Once the fear of one's language being suppressed has gone, the different linguistic groups have been content to lives as part of the larger nation called India. यहाँ देखिए क्या, हाँ यहाँ देखिए जो खास बातें यहाँ पर थी क्या कि पिछले कई दशकों में से श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा था, जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यक पर सिंहला भाषा थोपी जा रही थी। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इससे दो टुकड़ों में बंट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। कुछ इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू, उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया तो शायद भारत भी गृह युद्ध में उलझ कर बिखर जाता है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की
जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ देखिए क्या कि एक खास बात जो यहाँ पर समझिए, क्या एक आप यहाँ देखिए क्या कि यू आर विटनेस टू एन आर्गूमेंट बिटवीन एन आदिवासी एंड ए पर्सन हु इज अपोज टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड जॉब्स। व्हाट माइट बी द आर्गूमेंट्स यू हर्ड ईच ऑफ देम पुट फॉरवर्ड, एक्ट आउट द कन्वर्सेशन। आप एक आदिवासी तथा एक आरक्षण विरोधी व्यक्ति की आवाज़ सुन रहे हैं, कल्पना कीजिए कि दोनों व्यक्ति अपनी ओर से क्या दलील दे रहे होंगे। इसकी चर्चा को अभिनय करके दिखाइए। यहाँ देखिए चैप्टर पूरी तरह से क्लास 8 का जो हिस्ट्री पूरी तरह से आपको फिनिश होता है।